हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग जानने वाले हैं पोषण, ठीक है, जिसे बोलते हैं न्यूट्रिशन। ये आपके बायोलॉजी चैप्टर का एक चैप्टर है, ठीक है। और अगर आप इस चैप्टर को पहले कभी भी पढ़े हुए हैं तो उसको यहाँ पे आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं, और वो भी बहुत ही कम टाइम में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बोल दूं कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पोषण क्या है? पोषण क्या होता है? तो जीवों द्वारा भोजन प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं? जीवों द्वारा जो भोजन प्राप्त करने का जो प्रक्रिया होता है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पोषण। क्या बोलते हैं? पोषण, ठीक है। तो ये आपको याद करके रखना पड़ेगा, उसको हम लोग पोषण बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं स्वपोषण। स्वपोषण क्या होता है? तो स्वपोषण जो होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आपको थोड़ा सा इंग्लिश भी लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसा भी क्वेश्चन आता है जहाँ पे आपको सिर्फ इंग्लिश लिखा रहेगा, ठीक है। तो वहां पे आपको इंग्लिश याद रहना चाहिए कि इंग्लिश में भी लिखा होगा, क्योंकि हिंदी में रहेगा, ठीक है। हिंदी वर्ड को ही वो लोग इंग्लिश में लिख देता है। जैसे लिखा होगा, स्वपोषण की जगह पे लिख देगा ऑटोट्रॉफिक पोषण, ऐसे भी लिख सकता है। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा इंग्लिश भी ध्यान देते रहना पड़ेगा। तो देखिए, स्वपोषण जो होता है वो क्या होता है? जीवधारी स्वयं भोजन का निर्माण करते हैं। जीवधारी क्या करते हैं? स्वयं भोजन का निर्माण करते हैं, खुद से भोजन का निर्माण करते हैं। इसके बाद है, इसके बाद देखते हैं, इसके बाद है प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो स्वपोषण वाले ही करते हैं। स्वपोषण जितने जीवधारी होंगे ना, तो उसमें क्या होता है? तो उसमें प्रकाश संश्लेषण होगा। प्रकाश संश्लेषण मीन्स जिसमें क्लोरोफिल, CO2 और H2O का जरूरत पड़ता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है? प्रकाश संश्लेषण सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होगा, और रसायन संश्लेषण जो होता है सूर्य प्रकाश के अनुपस्थिति में होगा, ठीक है। अब चलते हैं परपोषण या विषम पोषण। हेट्रोट्रॉफिक बोलते हैं। परपोषण या विषम पोषण को क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉफिक। तो इसमें स्वयं भोजन निर्माण में असमर्थ, अन्य स्रोतों पर निर्भर। जितने भी हेट्रोट्रॉफ्स या परपोषी जंतु होते हैं या प्राणी होते हैं, वो लोग क्या होते हैं? वो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, खुद नहीं बना पाते हैं। जब स्वपोषी वाले होते हैं तो खुद बना लेते हैं प्रकाश संश्लेषण से खाना, लेकिन परपोषी वाले जो होते हैं वो खुद नहीं बना पाते हैं। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो मैं पढ़ाती हूँ, तो अक्सर ऐसे कुछ स्टूडेंट होते हैं जो थोड़ा सा शरारती टाइप के होते हैं। तो वो पूछते हैं, मैम, अगर परपोषी जो होते हैं, परपोषी जंतु होते हैं, वो कैसे खुद से खाना नहीं बनाते? हम लोग भी तो परपोषी है ना मैम, तो हम लोग तो खुद से खाना बनाते हैं ना। घर पे मम्मी बनाती है खाना, हम लोग खुद बना लेते हैं खाना, तो हम लोग तो स्वपोषी में आएंगे ना। तो बुद्धू देखो, जो भी परपोषी होते हैं, जो भी स्वपोषी होते हैं, वो खुद से खाना बनाते हैं। खुद से खाना का मतलब उसको कहीं से बना बनाया मिलता नहीं है। हम लोग क्या है? हम लोग जो है बना बनाया एप्पल खा लेते हैं, फ्रूट्स। वो क्या है? फ्रूट्स जो भी हम लोग कुछ भी खा रहे हैं, कोई भी अनाज खा रहे हैं, वो क्या है? वो बना बनाया है ना। कोई प्लांट उसको बनाया हुआ है, किसी प्लांट का बना हुआ लेकर हम उसको खा रहे हैं, तो वो कैसे हम हुए? वो तो हम लोग प्लांट पे निर्भर हुए ना खाने के लिए। तो इसीलिए हम लोग क्या हो जाएंगे? परपोषी हो जाएंगे। अब देखिए, परपोषी में भी कुछ ऐसे उदाहरण जैसे मृतपोजीवी, सैप्रोफाइट। ये क्या होते हैं? ये मृत शरीर से भोजन करते हैं। क्या करते हैं? मृत शरीर से भोजन करते हैं। इसका एग्जाम्पल है कुकुरमुत्ता, मशरूम हो गया। उसके बाद है डबल रोटी फफूंदी। ये सब जो होता है वो सब मृतजीवी है। ये लोग मुर्दा खाता है, ठीक है। मृत शरीर को खा जाता है, चाहे वो प्लांट मुर्दा हो या एनिमल हो, कुछ भी हो, मुर्दा हो तो वो खा जाता है, मृतजीवी जो लोग होते हैं। उसके बाद परजीवी जो है, परजीवी जिसका पैरासाइट बोलते हैं, ये क्या करते हैं? ये किसी और के बॉडी पर जाके बैठ जाते हैं और वहां पे पोषण प्रदान करते हैं, मतलब वहां बैठ के खाते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए क्या है? मलेरिया परजीवी है, जो प्लाज्मोडियम जिसको बोलते हैं, टेपेवर्म है, अमरवेल है। ये सारे जो है ना, ये सब क्या करते हैं? अपने से ना खाना बनाते हैं और ना किसी और पे निर्भर रहते हैं, ठीक। किसी और पे भी निर्भर रहते हैं, लेकिन जिस पे वो निर्भर रहते हैं उसी पे जाके बैठ के खाने लगते हैं, ठीक है। होता है ना, हम लोग के यहाँ भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं? आके बैठ के खाने लगते हैं। तो वैसे ही
वैसे ही ये लोग भी होते हैं परजीवी लोग, वो दूसरे के बॉडी पर जाके बैठ के खाने लगते हैं। चलिए आगे क्या है, आगे है मानव पोषण। अब हम लोग मानव पोषण देखेंगे। मानव पोषण जो होता है वो क्या होता है, जटिल मशीन भोजन ईंधन है। ठीक है, शरीर में क्या होता है, जटिल मशीन, शरीर क्या है, जटिल मशीन है, भोजन क्या है, उसका ईंधन है। ये याद रखिएगा, भोजन क्या है, उसका ईंधन है। उसके बाद है देखिए पोषक तत्व, शरीर की ऊर्जा। पोषक तत्व शरीर की ऊर्जा ऊतकों के निर्माण और मरम्मत के स्रोत है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है पोषक तत्व क्या है, तो शरीर की ऊर्जा के लिए, ऊतक के निर्माण के लिए और उसके मरम्मत के लिए एक स्रोत के रूप में, सोर्स के रूप में है। ठीक है, पोषक तत्व। अब हम कोई पूछेगा कि पोषक तत्व कौन कौन होते हैं, तो पोषक तत्व जो है वो कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, विटामिन है, खनिज लवण है और जल है। अब इसमें देखेंगे हम लोग पहला कार्बोहाइड्रेट को। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हम लोग को एनर्जी देता है। तो देखिए इसका कार्बोहाइड्रेट का, तो इसका सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज देख लेंगे, इसका प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो देखिए CHO कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन का कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, उसके बाद है H अनुपात O है, का अनुपात जो होता है जल के समान होता है। इसके बाद इसका काम क्या है, तो शरीर को गर्मी और शक्ति देता है। ठीक है, और 450 से 500 ग्राम प्रतिदिन आवश्यकता होती है। हम लोग को बॉडी जो होता है उसमें 450 से लेके 500 कार्बोहाइड्रेट की जरूरत हम लोग के बॉडी को पड़ती है। ठीक है, इसके बाद है क्लासिफिकेशन किया गया है, 3 रूप से इसका क्लासिफाइड किया है। किसको, तो कार्बोहाइड्रेट को। पहला जो है स्टार्च है, दूसरा शर्करा है, तीसरा सेल्यूलोज है। स्टार्च में चावल है, गेहूं है, आलू है, मक्का है, जौ है, केला है, साबूदाना है। ये सब जितना है इसमें क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है। शुगर में क्या क्या है, तो मधु है, अंगूर है, गन्ना है, मीठा फल है, ये शुगर में आता है। सेलुलोज जो है फल सब्जी से मिलता है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में स्टार्च, शर्करा, ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट किस में परिवर्तित होता है, तो ये स्टार्च शर्करा से ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं वसा। ठीक है, अब हम लोग पहले देखे हैं कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग क्या दे रहा था, शक्ति दे रहा था बॉडी को। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं वसा। वसा क्या कह रहा है, तो वसा में भी वही CHO कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो है अनुपात का कार्बोहाइड्रेट से थोड़ा अलग है। ये कार्बोहाइड्रेट जैसा है इसमें कंपोनेंट, लेकिन ये थोड़ा अलग है। देखिए CHO जो कार्बोहाइड्रेट से अलग है, और कार्बोहाइड्रेट से सबसे ज्यादा ये ऊर्जा देता है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देता है, लेकिन उससे भी ज्यादा ऊर्जा वसा देता है। कौन देता है, वसा देता है। ऊष्मा प्रदान, शरीर को चिकना करता है। ठीक है, ये ऊष्मा भी प्रदान करता है, गर्म रखता है बॉडी को, शरीर को चिकना करता है और हष्ट पुष्ट बनाता है, हिष्ट पुष्ट बनाता है। आवश्यकता जो होता है हम लोग के बॉडी को मात्र 100 ग्राम प्रतिदिन चाहिए। ठीक है, ज्यादा अगर लेते हैं तो वही आपका बेली फैट वगैरह निकलने लगता है बॉडी से, तो आप मोटू मोटू हो जाते हैं। ठीक है, तो मोटू मोटू अगर नहीं होना है तो 100 ग्राम से ज्यादा आपको वसा नहीं लेना चाहिए डेली। ठीक है, अगर 100 ग्राम से ज्यादा लेते हैं मोटू मोटू हो जाएंगे, अगर 100 ग्राम से कम ले रहे हैं वसा तो आप पतलू पतलू हो जाएंगे। तो इसीलिए आपको क्या करना है, 100 ग्राम ही लेना है। उसके बाद स्रोत किस क्या क्या है इसका, तो जंतु से जो है दूध, घी, मक्खन ये सब आता है, चर्बी भी आता है, चर्बी से भी आ जाएगा ये वसा, मतलब फैट। वनस्पति से सरसों तेल में रहेगा, तिल में रहेगा, ठीक है, बादाम में रहेगा, मूंगफली में रहेगा, नारियल में रहेगा, इस सब से भी वसा मिलता है। इसके बाद आप देखते हैं प्रोटीन। ठीक है, अब हम लोग प्रोटीन में आ गए। जटिल कार्बनिक यौगिक होता है, ये बहुत जटिल होता है, वो सब भी था। ठीक है, तो उसमें था कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। इसमें देखिए कौन कौन है, तो इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन है। इन तीनों के अलावा नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस भी आ गया है। ठीक है, नाइट्रोजन जो है सबसे अनिवार्य है प्रोटीन में, बिना नाइट्रोजन के कोई प्रोटीन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटीन में। इसका काम क्या है, कोशिकाओं का निर्माण करता है। जो प्रोटीन होता है वो क्या करता है, कोशिकाओं का निर्माण करता है और वृद्धि में भी मदद करता है, टूटी फूटी मरम्मत भी करता है। अगर बॉडी में कुछ हो गया है तो ये मरम्मत भी कर देगा, कौन, प्रोटीन। अब देखते हैं सजीव कोशिका का कितना भाग प्रोटीन होता है, तो 14% भाग जो होता है वो प्रोटीन होता है। 20 एमिनो एसिड से बना होता है। हम लोग का बॉडी कितना बना होता है, तो 20 एमिनो एसिड से। पचने के बाद एमिनो एसिड में बदल देखोगे, प्रोटीन जो होता है वो अगर पच जाता है तो एमिनो एसिड में चेंज हो जाएगा।
अब देखते हैं प्रोटीन का क्या क्या स्रोत है। तो वनस्पति में सोयाबीन वनस्पति से आता है, सेब मटर चना टमाटर ये सब आ जाएगा, बादाम मूंगफली अखरोट ये सब जो होता है वनस्पति से आने वाला प्रोटीन का स्रोत है। अब उसके बाद एनिमल से देखोगे तो एनिमल से आपका वही सोयाबीन हो गया, बादाम हो गया, ये सब आपका वनस्पति से आएगा। और जंतु से वही दूध हो गया, अंडा हो गया, ये सब रहता है। अब हम लोग आगे देखते हैं खनिज लवण। अब क्या है खनिज लवण, खनिज लवण और जल ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के बॉडी के लिए। ठीक है, पोषण में ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। देखिए खनिज लवण जो होता है, पहले खनिज लवण है उसके बाद जल है। देखिए जल जो होता है, पहले जल को देख लेते हैं। जल जो होता है हम लोग के बॉडी में 70% भार करता है। ठीक है, हम लोग का शरीर में जो भार है उसका 70% जो है जल का ही भार रहता है। हम लोग के बॉडी को कितना पानी जरूरत है, कम से कम 2 से 2.5 लीटर पानी डेली पीना चाहिए हम लोग को। उससे कम पीते हैं तो समझिए कि आपका क्या होगा हाल, आपका बॉडी कैसा हो जाएगा। एक तो फैट वैट वगैरह निकलने लगेगा, अच्छे से अच्छे से आपका पाचन भी नहीं होगा। तो इसीलिए डॉक्टर के पास जाओगे आप, कोई भी बीमारी मतलब विशेष बीमारी रहेगा तो वो बोलेगा कि पानी का मात्रा बढ़ाइए या पानी अच्छे से पीजिए। मतलब आपको कितना पानी पीना है, 2 से 2.5 लीटर। इसका काम क्या है, तो विलायक है, परिवहन में मदद करता है, उत्सर्जन में मदद करता है, ताप नियंत्रण रखता है। इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया, जल ही जीवन है, बिना जल के जीवन नहीं है। अगर बॉडी को अच्छा रखना है, अगर बॉडी में विलायक और रखना है, परिवहन के लिए सही रखना है, उत्सर्जन सही से हो, ताप नियंत्रण रहे, तो जल को जीवन बनाना पड़ेगा। ठीक है, पानी को 2 से 2.5 लीटर पीना पड़ेगा। अब है हम लोग के अस्थियां दांत। अब हम लोग देखेंगे खनिज लवण कहाँ कहाँ मिलता है। तो देखो सबसे पहले, इसके बाद इससे पहले यहाँ देख लें शरीर के वजन का 4.5% जो है वो इसी सब से आता है, खनिज लवण में रहता है। ठीक है, रक्त प्लाज्मा ऊतक द्रव में आयन के रूप में रहता है, रक्त प्लाज्मा ऊतक द्रव में आयन के रूप में रहता है। पराश्रमदा जो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर और अम्ल क्षार संतुलन करता है। अब देखिए अस्थियों का जो दांत है उसमें फास्फोरस और कैल्शियम रहता है। हम लोग का जो दांत है वो फास्फोरस और कैल्शियम का बना होगा। हीमोग्लोबिन में भी लोहा रहता है। आमाशय रस में क्लोरीन रहता है। ठीक है, हाइड्रोजन और क्लोरीन रहता है जिससे HCl बन जाता है। थायरोक्सिन में आयोडीन रहता है। अग्नाशयी हार्मोन जो है उसमें सल्फर और जिंक होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि अग्नाशय हार्मोन में कौन कौन होता है, सल्फर और जिंक होगा। रक्त निर्माण में कोबाल्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ट्रिप्सिन जो है क्रोमियम, ट्रिप्सिन में क्या मिलेगा, क्रोमियम मिलेगा। अब देखिए अगर ब्लड का मात्रा कम हो जा रहा है तो उसको एनीमिया हो जाएगा। अगर ब्लड का मात्रा ज्यादा हो जा रहा है तो उससे क्या हो जाएगा, पॉलीसिथीमिया। पॉलीसिथीमिया, तो इस चीज को याद रखिएगा। यहाँ पे एक बॉक्स में छुटकी बॉक्स में दे दिया है, उसको ध्यान दीजिएगा। अब चलिए अगला देखते हैं विटामिन के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन। विटामिन क्या होता है, तो ये हमारे बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक, ये हम लोग के बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग के बॉडी में बहुत सारा बीमारी होते रहता है, तो उस बीमारी को ये रक्षा करता है और बॉडी को सही बनाता है। चलिए, ये ऊर्जा का स्रोत नहीं है, चलिए इसको पढ़ लेते हैं। विटामिन जो है वसा में घुलनशील, फैट सोल्यूबल। हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं फैट सोल्यूबल। ठीक है, फैट सोल्यूबल जो है वो विटामिन ए है, डी है, ई है, के है। जल में जो सोल्यूबल हो जाता है वाटर सोल्यूबल वो है विटामिन बी और सी। तो देखिए कार्बन यौगिक शरीर की वृद्धि और रोगों से रक्षा करता है। ठीक है, कार्बनिक यौगिक शरीर की वृद्धि और रोगों से रक्षा करता है विटामिन। और ऊर्जा का स्रोत तो नहीं है लेकिन उत्प्रेरक, कैटेलाइस्ट और उपापचय मेटाबॉलिज्म को नियंत्रण करता है ये विटामिन। अभी हम लोग देखेंगे जो वसा में घुलनशील है, फैट में सोल्यूबल हो जाता है, तो विटामिन ए। विटामिन ए का क्या नाम है, तो इसका नाम है रेटिनॉल, याद रखिएगा। ठीक है, रेटिनॉल। रेटिनॉल किसको बोलते हैं, तो विटामिन ए को कहते हैं। और इसका क्या कार्य है और इसकी कमी से क्या कौन सा रोग होता है, तो देखिए इसका श्वास नली और पाचक नाल रोग जो होता है, रतौंधी होता है इसकी कमी से। और ये क्या करता है, सूक्ष्म पिपाक्ष कॉर्नियों में श्वेत फुल्ली होता है। इसका मात्रा कहाँ से अगर हो जा रहा है तो कहाँ से हम इसको लेके सही कर सकते हैं, तो मक्खन खा सकते हैं, अंडे, इकरीत, दूध, मछली, तेल। अगर अगर आप वेजिटेरियन हैं, ठीक है, ये सब आप नॉनवेज वाले खाते हैं तो ये सब खा सकते हैं, अंडा, बकरीद, मछली उछली। ठीक है, तो इससे आपका विटामिन का कमी पूरा हो जाएगा और आपको ये बीमारी थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो अगर आप वेजिटेरियन है तो आपको पादप से लेना पड़ेगा, तो उसके लिए है पादप से कैरोटीन लेना है तो गाजर ले खाइए, पालक खाइए, टमाटर खाइए। और डेली जो है 1 से 2 mg प्रतिदिन खाना है।
इसे लेना है, ठीक है, लीजिएगा विटामिन ए, तो आपका बॉडी सही हो जाएगा। इसके बाद है विटामिन का कमी पूरा हो जाएगा। अब इसके बाद है विटामिन डी, ठीक है, विटामिन ए के बाद जाता है विटामिन डी, ये दूसरा फैट सोल्यूबल विटामिन है। इसका नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल है, इसे याद रखिए। रेटिनॉल किसको बोलते हैं, विटामिन ए को, और कैल्सीफेरॉल किसको बोलते हैं, तो विटामिन डी को। इसमें क्या है, तो कैल्शियम और फास्फोरस का उपाचय है, ठीक है। इसका कार्य क्या है, तो कैल्शियम और या फास्फोरस का उपापचय करता है। इसके कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट हो जाता है। रिकेट का मतलब क्या होता है, बच्चों में हड्डियां टेढ़ा हो जाना, दांत देर से निकलना। और D3 जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है इसका, क्लेसिफेरॉल का। उसके बाद मछली तेल, मक्खन, धूप, दूध। देखिए धूप में भी अगर बैठ जाते हैं, आप वेजिटेरियन है, अगर नहीं खा सकते हैं मछली उछली, तो आप आराम से जाकर धूप में बैठ जाइए, आपका विटामिन डी मिल जाएगा, क्लेसिफेरॉल मिल जाएगा। अब है तीसरा जो है फैट सोल्यूबल विटामिन ई, टोकोफेरॉल। इसमें क्या होता है, तो प्रजनन शक्ति इसका कार्य है, प्रजनन शक्ति बढ़ाता है विटामिन ई। और इसका रोग अगर कमी हो जाए तो क्या होगा, तो बांझपन हो जाएगा, त्वचा सूजन हो जाएगा, बांझ बांझ हो जाओगे, ठीक है, अगर इसका कमी हो जा रहा है तो। इसीलिए इसको लेते रहें। मांस लीजिए, अंडा लीजिए। अगर आप वेजिटेरियन है तो गेहूं भी खाइए, ठीक है, गेहूं का मात्रा थोड़ा बढ़ाइए खाने में, तो आपको विटामिन का कमी पूरा हो जाएगा। विटामिन ई का अब हम लोग फिर से देखते हैं। विटामिन ए का रेटिनॉल है, विटामिन डी का क्लेसिफेरॉल है, और विटामिन ई का टोकोफेरॉल है। और विटामिन के जो लास्ट है फैट सोल्यूबल विटामिन, जिसका नाम है फिलोक्विनोन, ठीक है, फिलोक्विनोन है। इसका क्या काम है, रक्त स्रावरोधी प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है। इसके कमी से कौन सा रोग होगा, रक्त जमने में क्लोटिंग की कमी हो जाएगा, मसूड़ों जोरों से रक्त स्राव, बड़ी आंत में जीवाणु से भी बनाते हैं, ठीक है। और इसको कमी का पूरा करना है तो वही पालक खाइए, गाजर खाइए, पत्ता गोभी खाइए, तो ये आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं आगे, जो जल में घुल जाता है, ठीक है, जल में घुलने वाला दो गो विटामिन है, विटामिन बी और सी। अब हम लोग विटामिन बी को देखेंगे। देखिए विटामिन बी जो है ना, बोलने के लिए बी को है, लेकिन उसको उसका जो भाई है बहुत सारा है, और सब है तो अकेले भाई है, लेकिन विटामिन बी जो है वो कितना भाई है, देखिए 1 2 3 4 5, 5 भाई है, ठीक है। देखो 5 भाई है, लेकिन ये लोग अपना नाम कैसे कैसे रखा है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए पहिलका बी वाले भैया भैया का क्या नाम है, जो बी भैया है, बी वनवा, ठीक है, उसका नाम क्या है, थाइमीन, ठीक है, बी वनवा का नाम क्या है, थाइमीन है। तो ये बड़का भाई है। और इसका कमी से क्या होता, इसका कार्य देख लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट और मेटाबॉलिज्म करता है, और इसका रोग जो होता है बेरी बेरी होता है, संचित नहीं होता है। इसके बाद है इसका स्रोत और मात्रा। 2 mg अगर पर दिन खाता है, पर दिन लेता है, तो उसको बीमारी थोड़ा कम हो जाएगा। और इसका स्रोत देख लीजिए, मटर है, शुष्क खमीर है, अंडे की जर्दी है, अनाज है, भूसी है। इसके बाद है विटामिन बी 2, ठीक है, ये दूसरा भाई है बी 2, ठीक है। इसका क्या नाम है, राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन है। और इसका काम देख लीजिए, काम क्या है, कार्ब है, मेटाबॉलिज्म है, रिस्पायरेशन है, ब्लड बिल्डिंग है। और इसके इससे कमी से कौन सा रोग होगा, तो चर्म रोग हो जाएगा, बाल गिरना हो जाएगा, रक्त वाहिका हो जाएगा, कमजोर होने लगेगा, नेत्र गोलक में परिवर्तन होगा। अब देखते हैं इसका मात्रा, वही 2 mg इसका मात्रा डेली लेना है। और स्रोत क्या, कहाँ कहाँ से मिल जाएगा, तो खमीर से मिल जाएगा, कलेजी से मिल जाएगा, दूध से मिल जाएगा। अगर आप वेजिटेरियन है, नहीं खा सकते हैं ये सब, तो मटर हरी सब्जी खा लीजिए, आपका बी 2 कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग तीसरका भैया देखते हैं। तीसरका भैया का नाम है पायरोडॉक्सिन, जो B6 के नाम से जाना जाता है, तीसरका भैया, ठीक है। तो इसका काम क्या है, तो प्रोटीन, फैट और सल्फर मेटाबॉलिज्म का काम करता है। और इसके कमी से तंत्रिका तंत्र, त्वचा विकार हो जाएगा। तो वही चीज है, इसको भी अगर इसको भी कमी को पूरा करना है तो वही कलेजी, मांस, मछली यही सब खाइए, हरा सब्जी खाइए। अब है आगे B7, ठीक है, B7 बायोटीन इसका नाम है, बायोटीन। इसका उत्तक उपापचय में काम रहता है। इसके कमी से पेलाग्रा हो जाता है, क्या हो जाता है, पेलाग्रा। सेम उसमें भी है यही सब, कलेजी, मांस, मछली खाना है या हरा सब्जी खाना है, तो इसका कमी पूरा हो जाएगा। B12 है, ठीक है, B12 इसका चौथा भैया का नाम है, साइनोकोबैलिन, ठीक है। साइनोकोबैलिन का क्या काम रहता है, आरबीसी परिपक्व और प्रोटीन संश्लेषण में काम रहेगा। और इसका कमी से रक्त का कमी हो जाता है, ठीक है, एनीमिया बीमारी भी हो जाता है, पूछ सकता है विटामिन B12 की कमी से कौन सी बीमारी होगा, तो एनीमिया होगा। इसकी भी कमी को पूरा करना, हरा सब्जी खाइए वेजिटेरियन है तो। अगर आप नॉनवेज भी खाते हैं तो वही कलेजी, मांस, मछली खाइए, हो जाएगा ठीक। इसके बाद है विटामिन विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी का क्या नाम है, अभी अलग है, इसको बी के साथ मत जोड़िएगा, बी का भाई ये नहीं है, ये अलग है, अपना सी है। और ये भी है,
आपका वाटर सोल्यूबल, ठीक है। तो देखिए ये अकेले भाई है विटामिन सी, तो इसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, ये एसिड में आता है। सी सी है तो इसीलिए एसिड बन गया है। और इसका इसको इसको इसके इसका काम क्या है, तो स्कॉर्पी को निरोध करता है, ठीक है। स्कॉर्पी जो है एक बीमारी है, बहुत दांत में होता है, दांत में होता है, तो उसको ये क्या करता है, रोकता है। अगर इसका कमी हो जाए तो वही स्कर्वी बीमारी हो जाएगा, मसूड़ों से खून आने लगेगा, दांत कमजोर हो जाएगा, रक्त स्राव भी होने लगता है। इसका मात्रा लेना चाहिए हम लोग को डेली 50 से 60 mg, ठीक है, डेली लेना चाहिए इसका मात्रा। और इसका स्रोत अगर हम लोग खोजने जाएंगे कि किससे हम लोग को इसका कमी पूरा होगा, तो टमाटर, पत्ता गोभी, प्याज, नींबू, संतरा, खट्टा फल, ठीक है, उस सबसे विटामिन सी। इसका सबसे अच्छा मात्रा जो होता है वो आंवला में होता है। कुछ बोलता भी है कि आंवला जो है विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत है। तो आप लोगों को कभी विटामिन सी का कमी हो तो आंवला जरूर लीजिएगा। अब हम लोग आगे पौधों में पोषण, ठीक है, वो था सब था जंतु में पोषण। अब हम लोग पौधों में पोषण देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन निर्माण, कार्बन खनिज, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन निर्माण, और कार्बनिक खनिज पदार्थों से अमीनो अम्ल प्रोटीन का निर्माण। खनिज जो है कौन कौन, नाइट्रेट है, सल्फेट है, फास्फेट है। वातावरण में CO2 के रूप में C और O आता है, जल के रूप में H और O आता है, मृदा से अवशोषित जो है Cu है, Mg है, Fe है, Mn है, ये सब है। ये सब इसका क्या है, खनिज है। इसके बाद देखिए पौधों के वृद्धि और प्रजनन के लिए इन तत्वों का नितांत आवश्यकता है, कोई अन्य चीज इनकी कमी को पूरा नहीं कर सकती है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है पौधों में, चलिए देखते हैं। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन बनाने के लिए N2 आवश्यक है, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन बनाने के लिए क्या आवश्यक है, तो N2। नाइट्रोजन, पौधे सीधे वायु से क्या निकालते, सीधे N2 नहीं ले सकता है, ठीक है, नाइट्रोजन नहीं ले सकता है, इसे नाइट्रेट NO3 माइनस, नाइट्राइट NO2 माइनस, या अमोनिया N4 प्लस में बदलना होता है। तो इसको क्या करते हैं, एंजाइम और नाइट्रोजीनियस से इसको करते हैं आगे। तो वायुमंडल से N2 लेना है, उसके बाद NH4 प्लस एमोनिया करना है, उसको ऑक्सीडेशन करते हैं। नाइट्रोमोनास या नाइट्रोबैक्टर ये जो आता है वो ऑक्सीडेशन कर देता है किसका, अमोनिया का, अमोनियम का। उसको फिर NO2 माइनस में नाइट्राइट में बदल देता है, फिर वो ऑक्सीडेशन करता है नाइट्रोसोम, नाइट्रोबैक्टर ही NO3 माइनस नाइट्रेट में। उपरोक्त दोनों अभिक्रियाओं को संयुक्त रूप से नाइट्रीकरण या नाइट्रिफिकेशन कहा जाता है। लास्ट में वही NO3 माइनस आता है नाइट्रेट, ठीक है। इसको हम लोग ये याद रखना है, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है उसको हम लोग पौधा जो है सीधे N2 को नहीं लेता है, क्या चीज लेता है, तो NO NO3 माइनस, NO2 माइनस और NH4 प्लस को में बदल कर लेता है। ये चीज याद रखिएगा आप लोग। आगे देखिएगा जंतुओं में पोषण की श्रेणी। अब जंतुओं में पोषण का श्रेणी देखेंगे तो दो टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है पैरासाइट, एक होता है विशिष्ट आहार। तो देखिए पोषण दो टाइप का होता है, एक होता है बाह्य परजीवी, जैसे शरीर के बाहर अगर है तो उसको जू खटमल ये सब आ जाएगा बाह्य परजीवी। अंतर परजीवी में एंडोपैरासाइट होता है जो शरीर के अंदर होता है, जैसे प्लाज्मोडियम। इंटरसेलुलर होता है, शरीर कोशिका के भीतर हो जाएगा। इंटरसेलुलर कोशिका के बाहर या उत्तक में एंट अमीबा जो होता है वो भी इसी तरह अंतर परजीवी ही होता है, अंदर जाके ये लोग नुकसान पहुंचाता है। परजीवी अपना भोजन पोषी से प्राप्त करता है, ठीक है। उसके बाद विशिष्ट आहार। अब देखिए फल भक्षी होता है, केवल फल तोता के द्वारा। रुधिरहारी होता है, रक्त चूसने वाला, जैसे जोंक और लीच हो गया, ठीक है। फल भक्षी अगर पूछेगा तो तोता हो जाएगा, फल खाने वाला तोता होता है। कीट भक्षी बोला कीट खाने वाला, जैसे आपका मेढक हो गया, टोड हो गया, स्पाइनी हो गया। मृत भक्षी अगर पूछेगा कैरिनोइटर, तो मृत मांस गीध खाता है। स्वजात भक्षी हो गया कैनिबल्स, अपना ही जाति का मांस, कॉकरोच ये सब होता है स्वजाति भक्षी, ठीक है, अपना ही जाति का मांस खाता है, इसमें कॉकरोच भी आता है। उसके बाद विष्ठा भोजी कैप्रोफेगस, मल खाकर सेलुलोज पाचन। खरगोश, खरगोश जो होता है वो क्या होता है, विष्ठा भोजी या कैप्रोफेगस, वो खुद का ही मल खा के क्या करता है, अपना भोजन का पाचन करता है। अगर वो नहीं खाएगा तो वो मर जाएगा, तो इसलिए उसको खाना पड़ता है, मजबूरी है उसका भी। अब एग्जाम्पल में देखिए जू खटमल, प्लाज्मोडियम, एंटोमीबा क्या है, तो ये सभी पैरासाइट है।
ठीक है। चलिए आगे है, पादपों में पोषण का क्या श्रेणी है ये देख लेते हैं। तो पादपों में पोषण का श्रेणी देखते हैं। सबसे पहला है परजीवी पौधे, चूसकांक होस्टेरिया द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं। पूर्ण परजीवी टोटल पैरासाइट पोषी पर पूर्ण निर्भर रहते हैं, जैसे अमरबेल हो गया। ठीक है। उसके बाद आंशिक परजीवी जिसे पार्शियल पैरासाइट करते हैं, केवल जल खनिज लेता है, भोजन स्वयं बना लेता है, जैसे चंदन हो गया, विस्कम हो गया, लॉरेंस हो गया। ये सब जो है खाली जल लेगा या खनिज लेगा, बाकी भोजन अपना बना लेगा। लेकिन जो टोटल पैरासाइट होता है पूरा तरह से भोजन दूसरे पर ही निर्भर होकर करता है, जैसे अमरबेल हो जाता है। तो ये पादप में बता रहा है। ठीक है। हॉस्टेरिया जो है वो बहुत सारे ऐसे भी भद्दे पौधे जो दूसरे से प्राप्त करते हैं। उसके बाद है सहजीवी पौधे, सिम्बायोटिक। ठीक है। ये जो है पैरासिटिक थे, जो पूरी तरह से दूसरे पर निर्भर थे। लेकिन जो सहजीवी होते हैं उसमें दोनों को लाभ होता है। क्या होता है? दोनों को लाभ होता है। जैसे लाइकिन और कवक है, ये दोनों को लाभ हो रहा है। जैसे कवक को खनिज जल मिल रहा है और शैवाल को क्या मिल रहा है? भोजन मिल रहा है। उसी तरह राइजोबियम जो है वो फलीदार पौधों की जड़ों में मिलता है। दोनों को उसमें फायदा होता है। कीट भक्षी पौधे जो होते हैं, इंसेक्टिव वायरस प्लांट, उसमें N2 की कमी वाले स्थान पर N2 पूर्ति हेतु कीट का भक्षण करते हैं। उदाहरण के ड्रोसेरा हो गया, डायनिया हो गया, नेपिटेंसिस हो गया। ये सब पौधा होता है ना, बोलता है लोग कि मांसाहारी है, मांसाहारी नहीं होता है। उनके उनके साइड में ना N2 नहीं मिल पाता है, तो इसी को कमी को पूरा करने के लिए ना वो उसके बॉडी जो होता है चिपचिपा होता है, जिससे मक्खी आती है और उसमें चिपक जाती है। मक्खी धीरे धीरे वहां पे डिजोल्व हो जाती है और उससे उन लोग को नाइट्रोजन मिल जाता है पौधा को, तो इसलिए इसको कीटभक्षी प्लांट बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, इसमें कोर मैकेनिज्म देखते हैं। सौर ऊर्जा का रासायनिक रूप शर्करा में परिवर्तन रूपांतरण, CO2 अपचयन हेतु H दाता होता है, H डोनर होता है, हाइड्रोजन आवश्यक है। हरित लवक हो गया क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल में होता है। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट किसमें होता है? तो क्लोरोफिल में होता है, और यहीं पे ग्रेना और स्ट्रोमा भी मिलता है। इसके बाद है सल्फर जनित जीवाणु, सल्फर बैक्टीरिया। इसमें क्या होता है? 6H2O 12H2S से बदलता है और वो ग्लूकोज देता है, जल देता है, और 12S देता है, सल्फर दे देता है। और इसको पादप में देखेंगे, ये जीवाणु का है। ठीक है। अगर हम लोग पादप में देखेंगे प्रकाश संश्लेषण, तो 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, उसके बाद जल आएगा, और ये जो है अपचयन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है। तो ये बन जाता है ग्लूकोज और उसके बाद ऑक्सीजन। ठीक है। तो इसमें देखिए दो है, एक अपचयन हो रहा है, एक का ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण उसको बोलते हैं जिसमें ऑक्सीजन आ जाता है, और अपचयन उससे बोलते हैं जिसमें हाइड्रोजन आता है। ये चीज याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, पौधों में H2O हाइड्रोजन दाता है, जबकि जीवाणुओं में H2S है। ठीक है। जीवाणु में H2S होता है, अब पौधों में H2O होता है, हाइड्रोजन दाता। इसके बाद है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दो चरण में होती है। एक होता है प्रकाशिक अभिक्रिया जो लाइट में होता है, लोकक ग्रेना में होगा। ठीक है। प्रोसेस है पर्णहरित केरेटिन प्रकाश अवशोषित कर इलेक्ट्रॉन उत्तेजित करना, ADP से ATP का निर्माण करना होता है। जैसे 4H2O से 4H प्लस 4OH माइनस, 4H प्लस को फिर 2NADP को करके फिर 2NADPH2 आ जाएगा, मिल जाएगा दोनों। फिर 4OH माइनस को संघनन करके 2H2O O2 और 4E माइनस में बदल देते हैं। अब प्रोडक्ट क्या क्या मिल रहा है हमें? तो ATP मिल रहा है, एनडी NADPH2 मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है। ठीक है। ये तीनों जो हम लोग को बनता है प्रकाशिक अभिक्रिया में, लाइट रिएक्शन में। अब अप्रकाशित अभिक्रिया में क्या होता है? जहाँ पे डार्क होता है रात में, तो लोकेशन स्ट्रोमा में। ठीक है। प्रकाशिक जो होगा वो ग्रेना में होगा, और अप्रकाशित स्ट्रोमा में होता है। इसमें कैल्विन चक्र भी इसको कहते हैं, कैल्विन साइकिल। इसका प्रोसेस वही है, ATP एंड NADPH2 का प्रयोग कर कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में चयन करता है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट में अपचयन करता है। अब सारांश देख सकते हैं। प्रकाशिक में प्रकाशिक में ATP या NADPH2 बनते हैं। अप्रकाशिक में उनका उपयोग CO2 को कार्बोहाइड्रेट में बदलने के लिए होता है। याद है ना? चलिए अब एक केस स्टडी है यहाँ पे छोटा सा, अमीबा और टीटे में कैसे पोषण होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया था। तो अमीबा और टीडा में कैसे पोषण होता है वो देख लेते हैं। तो अमीबा में पोषण जो होता है, अंतःकोशीय पाचन, सूक्ष्मदर्शीय
प्राणियों और पादपों का आहार होता है, ठीक है। अंतःकोशिकीय पाचन इनमें होता है, अंदर में होता है। सूक्ष्मदर्शीय प्राणियों पादप का आहार है, और ये वैसे तो अमीबा भी नहीं दिखता है, तो उसका भोजन तो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। और यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है। ये इसका कूटपाद है, खाद है, अमीबा है इसके बीच का, ये है। सूक्ष्मदर्शी से ये सब दिखेगा। इसके बाद है भक्षकानु क्रिया, ठीक है। फैगोसाइटोसिस, अंतः ग्रहण करता है, फिर उसका पाचन करता है, फिर अवशोषण करता है, फिर एसिमिलेशन स्वामीकरण करता है, फिर इजेक्शन करके बाहर निकाल देता है। ये सारा इसका प्रोसेस है, इसको याद रखिएगा कि ठीक है, इंग्लिश में याद रखिएगा। फैगोसाइटोसिस करता है, फिर इंजेक्शन करता है, फिर डाइजेशन करता है, फिर एब्जॉर्प्शन करता है, फिर एसिमिलेशन करता है, फिर इजेक्शन करता है। अब है टीडा में पोषण। ये जो होता है वो शाकाहारी होता है, ठीक है, कौन, टिड्डा। तो ये हर्बीवोरस है, और इसका जो होता है अग्रपाद होता है, और मुखांग से खाद्य ग्रहण करता है, मुंह से खाना खाता है। इसका पाचन तंत्र होता है अंगांत, अंगांत जिसे फोरगट कहते हैं, मिड गट कहते हैं, हाइंड गट कहते हैं। इसका 3 गो पार्ट होगा पाचन तंत्र का, फोरगट, मिड गट, हाइंड गट। इसमें हेपेटिक सीसी होता है, ठीक है, एक रीतीय अंडनाल। 6 जोड़ी लंबवत ग्रंथियां अग्र सिरे पर होता है, अमाशय में खुलता है। मेलपीगी नलिका होगा इसका, मल्पीगियन ट्यूबुलस, जो उत्सर्जी अंग का काम करता है, एक्सेटरी ऑर्गन। चलिए, हो गया है कंप्लीट, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहें, ठीक है। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।